नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। गुजरात ने कमाल कर दिया। कमाल ही नहीं, तूफान मचा दिया। 8-9% वोट कम। 1% अगर कम होता है, 1% ज्यादा होता है तो 20-30-40 सीटें ऐसी गायब हो जाती हैं। यहां 8-9%, 89 सीटों पे 8-9% कम वोट। पसीने आ गए हैं, साहेब के पसीने आ गए सभी के। समझ में नहीं आ रहा हो क्या गया। पूरी ताकत लगा दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जिले जिले में, एक एक जिले में 4-4 सभाएं। अहमदाबाद में 50 किलोमीटर रोड शो निकला और फिर 24 घंटे 48 घंटे के अंदर फिर दूसरा रोड शो। सूरत में प्रधानमंत्री जी को छोटी छोटी सभाएं करनी पड़ गई। बंद कमरे में लोगों को बुलाना पड़ गया, मीटिंग करनी पड़ गई। कहा भाई क्यों नाराज हो। लेकिन लगता है कि नाराजगी असर डाल गई। हमने लॉन्च किया था 4PM गुजरात, तो मेरे वहां के जो स्थानीय संपादक हैं मयूर जानी, उन्होंने मुझसे कहा कि पुरानी वाली विश्व हिंदू परिषद, मतलब तोगड़िया जी वाली विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल, इन जैसी सारी संस्था के लोग नाराज हैं। चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि नाराज हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये संगठन है, नाराज होते हैं, मन जाते हैं, और यही लोग हैं, वो संघ की शाखा के लोग हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं, भाई चलो वोट डालो वोट डालो। तो क्या वास्तव में ये लोग इतने नाराज थे कि ये निकले नहीं तो फिर वोट डालने नहीं गए। तो गोदी मीडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जब प्रधानमंत्री जी का रोड शो निकल रहा था तो मैं देख रहा था एबीपी चैनल, उसके एंकर इतने उत्साह में थे और कह रहे थे कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की दुश्मन देश भी बहुत तारीफ करते हैं, अमेरिका, रशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। मैं चौंका कि शत्रु राष्ट्र कह रहे हैं, तो ये बड़े चैनल के लोग हैं, सही कह रहे होंगे। मैंने वो भारत सरकार की शत्रु राष्ट्र वाली सूची देखी, लेकिन पाकिस्तान तो मुझे उस सूची में कहीं नजर ही नहीं आया। फिर पता चला कि पाकिस्तान को भारत सरकार ने शत्रु राष्ट्र घोषित नहीं किया है। फिर मुझे याद आया कि शत्रु राष्ट्र कैसे होगा। अपने प्रधानमंत्री जी तो नवाज शरीफ जी को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए उन्होंने जहाज ही उतरवा दिया था पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र नहीं है। चुनाव में पाकिस्तान काम आता है, विरोध करने के काम आता है। फिर वो जिस समय वो उत्साह में कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी इतने विश्व के नेता हो गए, उसी समय एम्बुलेंस आ गई। और वो एम्बुलेंस देख के उनकी आंखें इतनी ज्यादा खुश हो गई कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया, ये है प्रधानमंत्री जी। लेकिन मैं आज सुबह उठा तो मैंने देखा कि लोगों ने ट्रोल कर दिया उसी एम्बुलेंस को लेकर। कहा कि भैया यही स्क्रिप्ट हर जगह कैसे काम आ सकती है, हिमाचल में, गुजरात में 3 बार ये एम्बुलेंस कैसे आ सकती है। एक साहब ने एसपीजी के नियमों का हवाला दिया कि जहां प्रधानमंत्री जिस काफले में चल रहे हैं उसके पीछे से एम्बुलेंस आ ही नहीं सकती। एक जने ने कहा कि साहब उस पे तो नंबर नहीं थे, और एक साहब ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने उस काफले में एक एक्चुअल वाली एम्बुलेंस का फोटो डाल दिया। प्रधानमंत्री जी का काफला जा रहा है और एम्बुलेंस फंसी हुई है, और लोगों ने कहा कि देखो ये असली एम्बुलेंस है जो फंसी हुई थी, और नकली वाली एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया गया जिससे मीडिया मैनेजमेंट हो। अपने सुधीर चौधरी जी वो कल कह रहे थे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे बस कब्जा करने जा रहे हैं हम। नाराज थे कि सौरभ भास्कर क्यों राहुल गांधी के साथ चली गई, और लग रहा था कि बस अभी वो फाइटर प्लेन में बैठ के सुधीर चौधरी सीधे पाकिस्तान में लैंड करने वाले हैं। मतलब पीओके का जिक्र भी गुजरात में लाया जा रहा है, क्योंकि 8-9% वोट कम हो गया है। सारा वोट अब मैनेज किया जाएगा, सारी सीटें मैनेज की जाएंगी दूसरे चरण के लिए। है क्या मामला, क्यों हुआ, मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कहानी क्या है। एक बहुत बड़े अफसर, रिटायर्ड अफसर हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा और कहा कि मोरबी का पुल जहां पे 145 लोगों की डेथ हो गई, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि भाई वहां पे एक आरटीआई मांगी गई है। तो उन साहब ने मुझे मैसेज भेजा कि कहा कि जब प्रधानमंत्री जी गए मोरबी के लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उस आयोजन में 30 करोड़ रुपए खर्च हुए। और उन्होंने बताया कि आरटीआई से उनको जानकारी मिली कि 8 करोड़ रुपए में वो अस्पताल, पेंटिंग, फर्नीचर, बिस्तर, सारे जहां पे वो घायल रखे गए थे। आपको याद होगा एक व्यक्ति की टांग में छोटा सा प्लास्टर चढ़ा था, वो घर चला गया था।
यानी प्रधानमंत्री जी आए तो फिर उसकी पूरी टांग में प्लास्टर चढ़ गया, फिर वो फोटो वायरल हुआ। तो उन्होंने बताया कि 8 करोड़ रुपए उस अस्पताल की पेंटिंग, बाकी फर्नीचर, सामान में खर्च हुए। 11 करोड़ की नई सड़कें बनी। 3 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के स्वागत में खर्च हुए। 2.5 करोड़ रुपए उनकी सिक्योरिटी में खर्च हुए। 2 करोड़ रुपए उस इवेंट के मैनेजमेंट में खर्च हुए। प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वहां पे इवेंट कंपनी आए, हमारे उत्तर प्रदेश में भी आते हैं तो इवेंट कंपनी आए, उसका खेल अलग होता है। उत्तर प्रदेश के अफसर उस इवेंट के कमीशन के खेल में बड़े फंसे रहते हैं, हमने कई बार बताया भी है। और 50 लाख रुपए फोटोग्राफी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना फोटो के होता नहीं है। और यानी कुल मिलाकर उनका कहना है कि 30 करोड़ रुपए इस इवेंट में खर्च हुए, जबकि मामला सिर्फ 2 करोड़ का था। मतलब पुल की रिपेयर के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए थे, ठेका 2 करोड़ का था, जो बल्ब और रॉड बनाने वाली, घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया गया था, लेकिन आयोजन में 30 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये उनका मैसेज है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। मैं भी उनसे कहा है कि आरटीआई की कॉपी मुझे उपलब्ध कराइए तो हम अपने अखबार में छापेंगे, लेकिन अभी उनका मैसेज आया तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि गुजरात के लोग बहुत चैनल देख रहे हैं। नया हमारा 4PM गुजरात, हजारों सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो गुजरात के लोगों को जानकारी हो तो प्लीज मुझे मेल कीजिएगा, मैं और डिटेल में इसमें इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अब बात करता हूं डिटेल्स में आज के खेल की। प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद में रोड शो निकाल रहे हैं, भयंकर मेहनत कर रहे हैं क्योंकि दूसरे चरण में बची हुई सीटें किसी तरह रिपेयर पूरी हो जाए। असल में जिन 89 सीटों पर वोट डाले गए हैं, वहां के गिरते हुए मत प्रतिशत ने बॉस और उनके दोनों टास्क मास्टर, गांधीनगर वाले और हिमाचल वाले, उन दोनों के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन अंदरूनी सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि बॉस के होश भले उड़ गए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ माने जाने वाले आरएसएस, बजरंग दल और वेव के लोग अंदर खाने बड़े खुश हैं। ये लोग कह रहे हैं कि घर में बैठे बैठे वोट प्रतिशत को इन लोगों ने घटाने का काम, गिराने का काम किया है। अब बॉस आखिर करे तो करे क्या? एम्बुलेंस वाले खेल के लोग कह रहे हैं ये स्टंट इतना हो चुका कि लोग इस स्टंट के आदी हो गए हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि ये एम्बुलेंस आखिर तब कहां थी जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोग मर रहे थे? तब ना बॉस दिख रहे थे और ना एम्बुलेंस। यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं दिख रहे थे, दिख रहे तो सिर्फ एक आईएएस अधिकारी लव अग्रवाल, क्योंकि इन्हीं बेचारे को बॉस और उनके लोग पत्रकारों का बाउंसर झेलने के लिए भेज दिया करते थे। उधर पहले चरण की वोटिंग के दिन सुबह ही सुबह रवीश कुमार ने यूट्यूब पर आकर अलग बम फोड़ दिया। गनीमत यह रही कि अब तक के बॉस के बदजुबान प्रवक्ताओं ने यह नहीं कहा कि रवीश कुमार के यूट्यूब पर अचानक प्रकट हो जाने से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, क्योंकि रवीश ने सुबह सुबह लोगों को बरगलाकर बूथ तक पहुंचने से रोक दिया। हालांकि एसआर के पूर्व अधिकारी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे तो रवीश के यूट्यूब एक्सेस से इतना घबरा गए, उसकी सफलता से इतना घबरा गए कि वो यूट्यूब चैनलों पर लगाम कसने के लिए कानून बनाने तक की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं निशिकांत दुबे को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये मांग नहीं की है कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। शायद दुबे जी पाकिस्तान का वीजा डिपार्टमेंट गिरिराज सिंह के पास ही बने देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अभी तक ये डिमांड नहीं की है। लेकिन समस्या सिर्फ निशिकांत दुबे की नहीं है, बल्कि उन सभी 300 सांसदों और 2 दर्जन 3 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर की है जो गुजरात के गांव-गांव और शहरों की एक एक गली को नापते फिर रहे थे। 27 सालों के बाद भी फिर कमल खिलाने को कह रहे थे। लेकिन गुजरात के वोटर है कि अपनी जवानी सिलकर बैठे, कोई बोल ही नहीं रहे। और जब वोट डालने निकले तो बॉस के दोनों टास्क मास्टर के हाथ पैर फूलने लगे और बूथ पर संघ के कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहे थे, लेकिन संघी भाई लोग तो नजारे थे, उन्हें दिखते कहां से। जिस समय बॉस अपनी नाक बचाने के लिए गुजरात में खुद और उनकी एम्बुलेंस भी दिन रात एक किए हुए, उस समय मोहन भागवत पटना में संघ मुक्त भारत का नारा देने वाले नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अशोक चौधरी की बेटी की शादी में नीतीश कुमार के बगल में बैठकर दावत उड़ा रहे हैं। तो ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि संघ के स्वयं सेवकों को संदेश साफ है कि स्वयं सेवकों स्वयं की ही सेवा करो, बॉस की सेवा में 8 दिसंबर के बाद लगना है। शायद बॉस संघ को इस चुनाव में समझ चुके हैं, तभी वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और तभी कैमरे के साथ एम्बुलेंस भी लेकर चल रहे हैं। जिन 89 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें सूरत शहर भी है। सूरत मतलब सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों का इंजन है।
आज से ही नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से पिछली बार इसी सूरत शहर ने 16 में से 15 सीटें बीजेपी को देकर बॉस की लाज बचा ली थी, उनका झोला उठने से रोक दिया था। लेकिन इस बार ना सिर्फ सूरत बल्कि पूरे साउथ गुजरात में भाजपा का चक्का फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने सूरत में, जबकि कांग्रेस ने बाकी साउथ गुजरात में बॉस के कमल को खिलने के लिए कहीं कहीं कीचड़ जमा होने ही नहीं दी है। नौबत तो यहां तक आ गई कि बॉस के गांधीनगर वाले टास्क मास्टर को 2002 के दंगों की याद दिलानी पड़ी। उनके याद दिलाते ही दंगों के पोस्टर बॉय अशोक मोची ने सुर्खियां बटोली, पूरा खेल उलट दिया। हमारे मयूर जानी ने अशोक मोची का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू ने पूरा माहौल बना दिया। अशोक मोची ने जो जो कुछ कहा उसने सांसें रोक दी। ऊपर से बचा खुचा काम खड़गे साहब ने चाय वाला बनाम जिसकी कोई चाय भी नहीं पीता, इसकी बहस छेड़ दी। खड़गे साहब ने कहा कि मोदी जी आपकी तो चाय वाकई अच्छी बनाते थे, लोग आपकी चाय तो पीते थे, लेकिन हम उस इलाके से आते हैं जहां पे हमारे हाथ के लोग चाय नहीं पीते थे। दरअसल खड़गे साहब दलित बिरादरी से आते हैं और खड़गे साहब ने मैसेज दे दिया कि लोग दलितों की तो चाय तक नहीं पीते थे। इंटायर पॉलिटिक्स साइंस के इकलौते डिग्री धारक विद्वान बॉस की तुलना तीनों लोकों के सबसे बड़े विद्वान रावण से कर दी। और इन सब जवानी जंग के बीच जगदीश ठाकुर और ईशुदान गढ़वी ने खुद को पिछड़ा वर्ग का बताना शुरू कर दिया। अब बॉस करे तो क्या करे। चाय वाला नैरेटिव खड़गे साहब ने खत्म कर दिया, जबकि मैं पिछड़ा हूं वाला नैरेटिव जगदीश ठाकुर और ईशुदान गढ़वी ने खत्म कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जिस सौराष्ट्र इलाके की 54 सीटों में भाजपा ने पिछली बार पिछड़ने के बावजूद 23 सीटें हासिल की थी, वहां अब सिंगल डिजिट में जाने का खतरा मंडराने लगा है। और ऐसा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि सौराष्ट्र इलाके के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को न सिर्फ उनकी कुर्सी छीनी गई बल्कि टिकट भी काट दिया गया। नितिन पटेल समेत पूरी कैबिनेट बदल दी गई, कईयों का टिकट काट दिया गया। अब जिनके टिकट कटेंगे वो बॉस को वोट दिलाएंगे, ये तो कोई मूर्ख आदमी सोच सकता है। ऊपर से 22 पेपर लीक का मामला, कारपोरेट दादागिरी, अंबानी अडानी की दादागिरी, किसानों का मामला, महंगे सिलेंडर का मामला, ये सब वो मुद्दे हैं जिसमें वोटर या तो निकला ही नहीं, और यदि निकला तो पंजा चलाया तो कहीं कहीं झाड़ू लेकर सफाई करने लगा। पहले चरण के बाद तो हालत ये है कि अब लोग कहने लगे हैं कि जब साउथ गुजरात हाथ से निकल गया तो क्या सिर्फ बचे हुए चरण में अहमदाबाद का टापू बचेगा जहां पे मोदी जी बार बार रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के पास उत्तर गुजरात में तो उसकी हालत हमेशा से पतली रही है, और जहां तक मध्य गुजरात की बात है तो यहां अहमदाबाद को छोड़ दे तो बाकी इलाकों में बागियों ने नींद हराम कर रखी है। अब संघ के साथ विश्व हिंदू परिषद वाले भी पूछ रहे हैं कि 22 साल के बॉस राज में हमें किसी ने 22 सेकंड के लिए भी हालचाल नहीं पूछा, तो क्या हम बदुआ मजदूर हैं? दरअसल आम जनता के सवालों के साथ साथ बीजेपी के अंदर से उठ रहे सवालों ने भी बॉस को रास्ता देने में कठिनाई उत्पन्न कर दी है। यदि 8 दिसंबर को चक्का फंसा तो समझ लीजिए बॉस की जगह कोई नया बॉस बिठाने की तैयारी भी संघ की तरफ से शुरू हो जाएगी। आखिर सिर्फ नीतीश कुमार के साथ बैठकर डिनर करने तो मोहन भागवत पटना गए नहीं, और कम परसेंटेज को लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के क्लास 1 अफसर है दिनेश के वोरा जी, मुंबई रहते हैं, गजब का आकलन करते हैं, गजब की स्ट्रेटजी करते हैं, और एक एक बूथ का उन्होंने अध्ययन किया है। डिबेट में मेरे साथ थे, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करी। उन्होंने कहा कि अगर 1% वोट कम होता है मतलब बीजेपी की इतनी सीटें कम होती है, तार्किक आधार पर कहा है। जरा सुनिए बोरा जी का निष्कर्ष, और आप मानेंगे कि यह बोरा जी का निष्कर्ष कहीं ना कहीं हकीकत के बहुत करीब है। 3 राज्यों के चुनाव, हिमाचल, गुजरात, दिल्ली को भी मैं उसी में गिनूंगा, एमसीडी का चुनाव है। एक पैराडाइम शिफ्ट ये है कि इसमें हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चला। ये एक बड़ा बदलाव है लोगों की मानसिकता में कि कौन से मुद्दों को स्वीकार करना है और रद्द करना है। मंदिर मस्जिद भी नहीं चलता है यहां पर। तीसरा पैराडाइम शिफ्ट, गुजरात के अंदर कुछ माफियाकरण हुआ है, सबसे बड़ा ड्रग्स का माफिया। अब उसको मैं बाद में जोड़ने जा रहा हूं, इलेक्शन फंड से मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ा ड्रग्स का माफिया, नकली शराब का माफिया। और मेरे प्रोग्राम आपके चैनल पे आए हुए हैं कि जब ड्रग्स का माफिया एक्टिवेट होता है तो साथ में हवाला करेंसी का माफिया भी एक्टिवेट हो जाता है और सोने का माफिया भी एक्टिवेट होता है। तो इस टाइम जो डेन ऑफ द माफिया है वो गुजरात है।
और 173 करोड़ में से अगर 164 करोड़ 94% फंड अगर एक पार्टी को जाते हैं तो आप सोचिएगा कि राजनीति का भी माफियाकरण हुआ है गुजरात के अंदर। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। दूसरी बात यह है कि मेरी एक और ऑब्जर्वेशन है। मैंने 2012 और 2017 के चुनावों को बहुत माइन्यूटली चेक किया, एग्जामिन किया, और कुछ फाइंडिंग्स है मेरी, फाइंडिंग्स नहीं, ऑब्जर्वेशन कहा जाएगा इन्हीं 89 सीटों का, कि उनमें क्या बदलाव आते हैं। हालांकि उसमें एक तीसरा खिलाड़ी भी आता है, लेकिन सौराष्ट्र के मामले में वो इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है, ईसुदान गढ़वी को छोड़ दिया जाए तो। वो ये था कि 2012 में जो हमारा वोटिंग था 71.4% था, और जो 2017 में जो वोटिंग था जो 67.4%, सिर्फ 4% का फर्क था। 4% डाउन होता है। बीजेपी की सीटें इस 4% वोटिंग के डाउन होने से 68 से घटकर 41 होती हैं, और कांग्रेस की सीटें 22 से बढ़कर 38 होती हैं। ये ऑब्जर्वेशन का अब मेन हिस्सा। हर 1% जो डाउन होता है वोटिंग के अंदर, बीजेपी 3 सीटें गवा देती है इस 89 सीटों में, और हर 1% के डाउन होने पर कांग्रेस 4 सीटें गेन कर लेती है। ये मैं बता रहा हूं आपको। ये इन 89 सीटों का आकलन है कि विद एवरी 1% डाउन इन द वोटिंग, बीजेपी लूजेस 3 सीट्स एंड कांग्रेस गेन्स 4 सीट्स। तो इसलिए वो 22 से 38 पे पहुंचते हैं, और ये 68 से 41 पे। और इस बार सौराष्ट्र का जो डाउनफॉल है वो सिग्निफिकेंट है, बहुत बड़ा है। वो 7% नहीं है, उससे भी बड़ा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां पे साउथ गुजरात को मिलाकर आप 60% की बात कर रहे हैं। साउथ गुजरात में वोटिंग ज्यादा हुई है, और खासतौर ट्राइबल एरिया में भी ज्यादा हुई है। तो ये एक मेजर ऑब्जर्वेशन था इसके अंदर। तीसरी बात, राजकोट के अंदर मीटिंग होती है रात के समय, बिल्कुल चुनावी रात को एक तरीके, और उसपे सारे बीजेपी के बड़े बिग से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहां पर डैमेज कंट्रोल करने की बात होती है कि जो बगावती सुर है उनको कैसे मनाया जाए, और काफी हद तक वो उसमें कामयाब होते हैं। मैं आपको बताऊं, पूरी रात मीटिंग चली है कि सुबह तक कुछ उनको डैमेज कंट्रोल किया जाए, और वो कामयाब हो जाते हैं। आप सोचिए कि इमरजेंसी सिचुएशन किस हद तक चल रही है। तीसरी बात आपकी, यहां पर जो रोड शो होता है, रोड शो किस बात का इंडिकेशन है? जो 30-40 किलोमीटर का है, 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर की है इसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने, 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक बात तो मानने की है कि इनकी लगभग जो सारी की सारी सीटें सौराष्ट्र से और साउथ गुजरात से आई थी, कुछ ऐसा अंदेशा है कि यहां पर कुछ लॉसेस होने जा रहे हैं, कुछ नुकसान हो सकता है। उस नुकसान की भरपाई कहां से करेंगे? देखो, 2 चीजें बचती हैं, एक नॉर्थ गुजरात और एक सेंट्रल गुजरात, जिसमें आपका अहमदाबाद और वडोदरा आते हैं, और नॉर्थ में आपका बनासकांठा और बाकी चीजें आती हैं। अब नॉर्थ गुजरात की सीटें 32, 33, 34 हैं, वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। वहां पे एक फैक्टर और काम कर रहा है 6-7 सीटों के ऊपर, वो है जय नारायण व्यास। मैं आपको बता दूं, उनकी सीट सिद्धपुर है, लेकिन 6-7 सीटों पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, और अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। वो इंटेलेक्चुअल फेस भी है, और नर्मदा का जो सारा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली ये इस इंटेलेक्चुअल फेस का सारा प्रोजेक्ट है। मैं आपको बताऊं, जय नारायण व्यास का, जिनके शो पे हर हफ्ते मैं जीएसटीवी पे रहता ही हूँ, वो परम मित्र भी हैं और मेरे लिए गुरु भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। उनका आशीर्वाद भी मुझे हमेशा मिलता रहता है, हमेशा बात भी हम करते रहते हैं। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा मैं आपसे। लेकिन वहां पर जो बीजेपी जो डेंट मारना चाह रही थी चौधरी समाज के द्वारा और बाकी समाज के द्वारा, वो डेंट अब नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस वहां पे सीटें रिटेन कर जाएगी। अब सेंट्रल गुजरात में ऑलरेडी गढ़ था। अब जो लॉसेस आ रहे हैं, अब अपेक्षित लॉसेस जो मैं सोचता हूं कि शायद होंगे, वो लॉसेस रिकवर कहां किए जाए? ऑलरेडी आपके पास इतनी ज्यादा सीटें हैं अहमदाबाद और वडोदरा के अंदर कि उसको क्या किया जाए। यहां पे AIMIM पिक्चर में आता है कि कैसे भी करके उनकी 30 सीटों पे खड़े करके मुस्लिम वोट बैंक को कहीं ना कहीं करके कांग्रेस को डेंट मार दिया जाए, या आम आदमी पार्टी को डेंट मार जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी सेंट्रल गुजरात में कहीं पिक्चर में नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। वो सिर्फ कोई एक आधा इक्का दुक्का सीट जीत जाए तो जीत जाए। वहां की जो टोटल मिला के 53 सीटें, वहां पे आम आदमी पार्टी नहीं है। उनके गढ़ का वोटिंग खत्म हो गया इस समय। मुझे ये लगता है कि जो चीजें हो रही हैं इस समय, गुजरात के कुछ नतीजे अनअपेक्षित हो सकते हैं, और वो 130 और 140 के जो उनके ख्वाब थे, वो शायद अब समाप्त हो चुके हैं। अब साख पे है कि क्या हम मेजॉरिटी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, क्या हम 99 को रिटेन कर सकते हैं। यही बात इस समय चल रही है। और जो 5-7 सीटें यहां से 10 सीटें को जो लॉस हो सकता है सौराष्ट्र या साउथ में,
क्या मैं उसको कवर कर सकता हूं नॉर्थ अपना सेंट्रल गुजरात से, क्योंकि नॉर्थ गुजरात से नहीं होता। दूसरा, जो लॉसेस सूरत से आ रहे हैं, ट्राइबल बेल्ट से आ रहे हैं, सूरत सिटी से आ रहे हैं, वो सब्सटेंशियल है, वो सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर है। अब समस्या ये पैदा होती कि उसको कॉम्पनसेट कहां किया जाए। उसके लिए मोदी जी ने सारे साम दाम दंड भेद, जब उनको राहुल गांधी से ट्रिगर पॉइंट नहीं मिलता है तो अपने ही पुराने जो नीच नाली का कीड़ा, मौत के सौदागर सब निकाल के लाते हैं और फिर कहते हैं देखिए गुजरात की अस्मिता का सवाल है, ये गुजरात के दुश्मन है, इनको आप सबक सिखाइएगा, ना जाने कितनी बातें कही। और कल तो अमित शाह जी ने भी कह दिया, वो सम्मानीय गृह मंत्री हैं, कि मोदी जी का अपमान गुजरात का अपमान है, आप क्या उनका अपमान सहेंगे क्या। ये लास्ट डिच एफर्ट है जहां पे लोगों की जो एक भावनात्मक जो शैली होती है उसको प्रभावित कैसे किया जाए। चीजें तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब चीजों को रिट्रीव करने की कोशिश हो रही है। जो डैमेज था वो तो हो चुका है, लेकिन सेकंड फेज के अंदर चीजें शायद इतनी रिकवर ना हो पाए, क्योंकि डैमेजेस आर वाइड स्प्रेड। कितने होंगे मैंने वोट परसेंटेज से आपको बताया है। इस बार आप है तो कुछ उसका डैमेज कम तो होगा, लेकिन विद एवरी परसेंटेज डाउन किसका नुकसान होगा वो पहले हमें पता है, लेकिन उसी ट्रेंड में शायद हो सकता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट, लास्ट का पॉइंट है मेरा, बाहर कौन निकला है वोट देने के लिए और बाहर कौन नहीं निकला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या बीजेपी का कमिटेड वोटर बाहर निकला? क्योंकि आरएसएस की बहुत शाखाएं वहां पर, उनका कमिटेड वोट बैंक है, उसमें वीएचपी और बजरंग दल के लोग भी हैं। क्या उनके लोग बाहर नहीं निकले, या फिर जो फ्लोटिंग वोटर था वो बाहर नहीं निकला? इस बात का फैसला जो है वो अब 8 दिसंबर को होगा। लेकिन अर्बन एरियाज में ड्रास्टिकली सिग्निफिकेंट डाउनफॉल होना, वो भी वोटिंग परसेंटेज के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर 40, 45, 50 तक आना, 55 तक आना, बहुत बड़ा खतरा है। जबकि रूरल एरिया जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, कुल मिला के 3,311 शहरी हमारे बूथ थे, वोटिंग बूथ, और 11,071 गांव के बूथ थे रूरल एरिया, जहां कांग्रेस स्ट्रांग थी पहले फेज के अंदर। मुझे लगता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की आने वाले इस दूसरे वाले क्या कहते हैं हिस्से के अंदर। संजय जी, अब अगर बोरा जी का यह निष्कर्ष सही निकला, 8 दिसंबर को रिजल्ट निकला, तो साहेब का झोला तो उठ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली सिंहासन डोल जाएगा। पूरे चुनाव में किसी टीवी चैनल पर आपको नितिन गडकरी भाषण देते हुए दिखाई दिए गुजरात में? कहीं आपको राजनाथ सिंह दिखाई दिए? हाँ, योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल जरूर किया गया, हिंदुत्व को एक करने के लिए किया गया। वही योगी आदित्यनाथ जिनकी कुर्सी दिल्ली कमजोर करने के लिए लगातार मेहनत करता रहा है। लेकिन गडकरी और राजनाथ सिंह सीन से गायब थे। बीजेपी को कोई हराएगा तो भाजपा हराएगी, ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं। वहां के एक दैनिक अखबार के संपादक उन्होंने मुझसे कहा, लाइव कहा, उन्होंने कहा विपक्ष नहीं हराएगा, बीजेपी को इस बार बीजेपी हरा रही है, भाजपा के नाराज लोग हरा रहे हैं। 27 साल में बीजेपी का विकास का मॉडल बार बार ताश के पत्ते की तरह मुख्यमंत्री बदल देना, पूरा मंत्रिमंडल हटा देना, ये शायद बीजेपी को भारी पड़ रहा है। निगाहें बनाए रखिएगा 4 PM गुजरात पे। दिन भर हम गुजरात की बातें करते हैं 4 PM गुजरात पे। नेशनल चैनल 4 PM न्यूज नेटवर्क आप प्यार दीजिएगा। बिहार की खबरों के लिए 4 PM बिहार और यूपी की खबरों के लिए 4 PM यूपी देखते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।